अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम फार्मेसी टेक्नीशियन की फार्माकोलॉजी का यूनिट नंबर 1 के बारे में पढ़ रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का जो हमारा आज का टॉपिक है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके बारे में इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो है वो हम अभी आपको मैं टॉपिक बता दूं कौन सा है। ये है हमारा फार्माकोनाइटिक्स का टॉपिक। फार्माकोनाइटिक्स की जो डेफिनेशन है, जो नए स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनको बता दूं कि फार्माकोनाइटिक्स जो फार्माकोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम देखते हैं कि व्हाट डज बॉडी डू विद ड्रग, यानी जो हमारी बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या करती है। जब कोई भी ड्रग को बॉडी के अंदर हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं तो उसके बाद जो बॉडी का रिस्पॉन्स है वो क्या होता है उस ड्रग के लिए, ये है फार्माकोनाइटिक्स। तो इसमें हमने ये याद रहे कि फार्माकोनाइटिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए या इसको समझने के लिए जो है वो 4 वर्ड हमेशा याद रखिएगा। ADME यानी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी के अंदर, उसके बाद ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद M ड्रग जो है उसकी मेटाबॉलिज्म, और E जो है वो ड्रग की एलिमिनेशन या एक्सक्रेशन बॉडी से। यानी फार्माकोनाइटिक्स में हम पढ़ते हैं कि बॉडी के अंदर जब ड्रग इंसर्ट की जाती है, एंटर की जाती है, एडमिनिस्टर की जाती है, तो उसके बाद हमारी बॉडी का ड्रग के लिए क्या रिस्पॉन्स है। तो इसमें आज जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स, इसमें हम इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी इससे प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें पढ़ चुके हैं। जो आज वो प्रीवियस जो लेक्चर था उसके जो हेडिंग्स मैंने लिखी हुई हैं वो हमने ब्लड फ्लो पढ़ा कि ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें एक फैक्टर ये है कि जो ब्लड हमारे ब्लड का फ्लो है उसकी वजह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, उनके किन किन पार्ट्स की तरफ होती है, ये पढ़ चुके हैं हम। उसके बाद कैपिलरी परमिएबल एबिलिटी जो है वो भी ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। इसके बारे में डिटेल से पढ़ रहे हैं। आज हमने स्टूडेंट्स पढ़ना है बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारी ड्रग है, जो हम ड्रग है एडमिनिस्टर करते हैं हम अपनी बॉडी के अंदर, अगर तो हम ओरल रूट से ले रहे हैं तो वो ड्रग जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जाएगी, वहाँ पे उसकी डिसइंटीग्रेट होगी, डिसोल्यूशन होगी, डिजॉल्व होगी। उसके बाद वो जो ब्लड है वो हेपेटिक पोर्टल उसकी डिस्ट्रीब्यूशन एल्यूमिन के अंदर होगी। उसके बाद वो हेपेटिक पोर्टल वेन से हमारे लिवर के अंदर जाएगी और वहाँ पे मेटाबोलाइज होगी, और मेटाबोलाइज के बाद जो है वो जाएगी हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। और ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करेगी, या तो हम ओरल रूट से ले रहे हैं या हम उसको इंजेक्टेबल रूट से दे रहे हैं, तो जो भी ड्रग है हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आएगी वो 2 फॉर्म अख्तियार करेगी। एक तो होगी फ्री फॉर्म ड्रग्स, ठीक है, और दूसरी होगी बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। अब फ्री फॉर्म जो होगी वो ऐसी ड्रग होगी जो कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड नहीं होगी, और दूसरी जो फॉर्म होगी कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमारे प्लाज्मा के अंदर हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर जो प्लाज्मा है अल्ब्यूमिन उसके साथ बाइंड हो जाती है, और उस बाइंड हो जाने की वजह से उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। जब कोई भी ड्रग हमारी प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है तो वो बन जाती है ड्रग प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब 2 फॉर्म के अंदर मैंने आपको बताया था कि ब्लड स्ट्रीम के अंदर या हमारी कैपिलरीज के अंदर 2 फॉर्म की ड्रग आ गई हैं। एक है फ्री फॉर्म ड्रग का फ्री फॉर्म और दूसरा है बॉन्ड फॉर्म। अब जो फ्री फॉर्म ड्रग है वो तो इजीली जो ये ब्लड कैपिलरीज या इसको क्रॉस करेगी और ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर आ जाएगी। और जो दूसरी किस्म है वो होगी जो प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड हो गई है, उसका मॉलिक्यूल जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है, तो अब वो अपने ज़्यादा मॉलिक्यूल साइज उस मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, उस साइज़ की वजह जो है उसकी वजह से वो जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस हैं वो ब्लड कैपिलरी से वहाँ तक नहीं आ सकेगी। सो स्टूडेंट्स ये था मतलब बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन में। उसके बाद जब वो मॉलिक्यूल साइज में इंक्रीज हो जाएगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जब फ्री फॉर्म वाली जितनी ड्रग है वो कैपिलरीज से, जो हमारी कैपिलरीज है वहाँ से निकल के एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी, और उसके बाद जब इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से जो फ्री फॉर्म वाली ड्रग है वो सारी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी। उसके बाद जो प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड हुई है वो रिवर्सली जो है वो बाइंड जो है वो अनबाइंड होगी, वहाँ मेटाबोलाइट होगी, और वो अनबाइंड होने के बाद
ड्रग जो है वो दोबारा से जो है वो इन जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वहाँ से वो बॉन्ड खत्म होगा और वो ड्रग दोबारा एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस की तरफ आएगी। ये थी हमारी बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू प्लाज्मा प्रोटीन, और उसके बाद बाइंडिंग खत्म होने के बाद जब वो अनबाइंड होगी तो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर आएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे ड्रग है उसको हम एक और वे से देखते हैं कि वो किस और तरीके से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ये है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। स्टूडेंट्स ये याद रहे कि यहाँ मैंने जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक भी आपको बताता हूँ, लेकिन वैसे आपको बता दूँ कि जो हमारे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी पूरी बॉडी के तमाम कंपार्टमेंट्स में कभी इक्वल नहीं होती। किसी कंपार्टमेंट में ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो जाती है, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और किसी बॉडी के कंपार्टमेंट में उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है या उसकी कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, किसी के अंदर कम और किसी के अंदर ज़्यादा। अब सबसे पहले जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है बॉडी के अंदर वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक तो वो जो ड्रग है जिसने डिस्ट्रीब्यूट होना है उसका साइज क्या है, और उस दूसरे नंबर पे जो है उस पे इलेक्ट्रिकल चार्ज क्या है। ये ड्रग का साइज और इलेक्ट्रिकल चार्ज की बेस पे बॉडी से जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स की तरफ होगी। अब मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स के बारे में आपको बता दूं, अब हम पूरी बॉडी को जो है वो 3 कंपार्टमेंट्स पे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रफ सा डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक हमारा कंपार्टमेंट है, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड स्ट्रीम, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एक ये कंपार्टमेंट है। उसके बाद जो दूसरा कंपार्टमेंट है वो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज, ठीक है, दूसरा कंपार्टमेंट। और तीसरा कंपार्टमेंट है सेलुलर, इंट्रा सेलुलर, जिसको यानी सेल्स के अंदर वाली जो जगहें हैं उनको हम तीसरा कंपार्टमेंट कहते हैं। ये याद रहे कि इन तीनों कंपार्टमेंट्स में जो है वो जो ड्रग है वो कभी भी पूरी बॉडी में एडमिनिस्टर करने के बाद जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी किसी एक कंपार्टमेंट में इक्वल नहीं हुई, ठीक है, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मुख्तलिफ रही है। अब हमने किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर किया, या तो हमने उसको ओरल रूट से दिया, तो वो जो है वो प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर आई, और अगर हमने डायरेक्ट इंजेक्ट किया है उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंपार्टमेंट में किस तरह होगी, वो एक तो साइज ऑफ ड्रग और दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज की बना पे जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब स्टूडेंट्स देखें, ये एक कंपार्टमेंट है जिसको हम सेंट्रल कंपार्टमेंट का नाम देते हैं, ठीक है, ये वो सेंट्रल कंपार्टमेंट है जो कि आपका ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन या आर्टरीज है, यानी वेस्कुलर जितना भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन है जिसके अंदर हो रही है वो आपका सेंट्रल कंपार्टमेंट है। दूसरा कंपार्टमेंट है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट कहेंगे, और तीसरा सेलुलर कंपार्टमेंट। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, जितनी भी ड्रग हैं हमारी पोलर ड्रग्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर साइज जो है कम है, पोलर ड्रग्स हैं, वो इस ब्लड कैपिलरीज को इजीली जो है ना वो क्रॉस करेगी, और क्रॉस करने के बाद इंट्रासेलुलर स्पेसेस में आ जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे जो दूसरी किस्म होगी वो ड्रग्स जो नॉन पोलर हैं, नॉन पोलर जो ड्रग्स हैं वो फैट सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, वो जो है वो इक्वली इसको जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है इसकी जो वॉल्स हैं इसको इजीली डिफ्यूजन से जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आएंगी, और उसके बाद ये आ जाएंगी इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में। क्योंकि इंट्रा सेलुलर स्पेसेस में इस वजह से ये आ सकती हैं कि ये जो है ये नॉन पोलर ड्रग्स हैं, और नॉन पोलर ड्रग्स जो हैं वो जो फैट सोल्यूबल ड्रग्स होती हैं, और वो फैट सोल्यूबल ड्रग्स जो हैं वो जो प्रोटीन्स की इसकी प्रोटीनियस नेचर की सेल मेम्ब्रेन है उसको इजीली क्रॉस करके सेल्स के अंदर आ सकती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी किस्म है ड्रग की। अब वो लार्ज साइज के अंदर जो मॉलिक्यूल्स ड्रग के होते हैं वो जो कैपिलरीज की दीवारों को, कैपिलरीज की वाल्व जो है यहाँ से इसको क्रॉस करके जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में नहीं आते, वो उस वक्त तक ब्लड के अंदर सर्कुलेट करते हैं जब तक कि वो यानी वो ड्रग और प्रोटीन जो है या जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे मॉलिक्यूल्स में, पोलर मॉलिक्यूल्स में नहीं चेंज होंगे, चार्ज मॉलिक्यूल्स में नहीं चेंज होंगे, तब तक वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा जो है वो ब्लड के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही रहती है। यानी मैंने आपको बताया कि अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कभी इक्वल नहीं होती। यहाँ पे जो है कॉन्सेंट्रेशन ब्लड की अगर कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है, ठीक है, तो
अगर यहाँ से ये इसकी कंसंट्रेशन जो है वो आएगी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर, तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज के अंदर ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। यहाँ से एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस से अगर ड्रग जो है वो सेलुलर स्पेसेस के अंदर आती है, तो यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी और यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, और नतीजतन ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड के अंदर भी इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेलुलर एरियाज तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्टूडेंट ये याद रहे कि हमने देखना, अगर ये देखा जाए कि फार्मूला हम लगाते हैं कि किस जो एरिया है बॉडी का, वहाँ पे या बॉडी के अंदर जो है वो ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है, वॉल्यूम ऑफ ड्रग जो है वो अगर हमने लेना हो तो वो एक सिंपल सा फार्मूला होता है। उसमें हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ड्रग, वीडी वॉल्यूम ऑफ ड्रग, ये होता है अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी, कि जितनी अमाउंट हमने बॉडी के अंदर इंजेक्ट की है, जितनी अमाउंट हमने बॉडी के अंदर दी है, ठीक है, वो डिवाइड की जाती है प्लाज्मा के अंदर उस ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी डिवाइड किया जाता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन से, और जो रेशियो आए वो हमारा वॉल्यूम ऑफ ड्रग होता है। तो स्टूडेंट्स, अगली व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन के अंदर हम देखते हैं बायो अवेलेबिलिटी के अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर, और वो कोशिश की जाएगी कि आपको बायो अवेलेबिलिटी के बारे में बताया जाए।